हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो, आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से मज़े से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आज का क्लास हिस्ट्री का क्लास है। जैसा कि मैंने बताया था कि वन लाइनर का क्लास लेके आऊँगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम तक ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद सब्जेक्टिव वाइज फिर कंटिन्यू वापस आ जाएंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैं बता दूँ कि मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इतिहास का देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि मतलब उसके खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। तो उसी तरह इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। वैदिक काल में पढ़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पढ़ी नाम से जाने गए, ठीक है, समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका व्यापार था, ठीक है। वैदिक काल में पढ़ी के नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? देखिए, अगर हम ही है मान लीजिए, और मेरे बारे में कोई चीज लिखा जा रहा है, लिखित वर्णन मिलता है, तो उसके बाद मतलब कि ये होता है कि हमारे जीवन काल के बारे में सब डिटेल उसमें है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्या क्या चीज़ें की, उसके बारे में A to Z रहता है। तो ये हो गया कि मुकेश का वर्णन। लेकिन अगर मानव का पूरा विस्तार से अगर जाने तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहाँ मिलता है? इतिहास में, ठीक है। मानव जीवन का अगर बात किया जाए कि कब से प्रारंभ हुआ और चलता आ रहा है, उसका लिखित वर्णन हम लोगों को एक ही चीज में मिलता है। कहाँ? इतिहास में, ठीक है। तो इतिहास में ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब इसको समझते हैं कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोहिता का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि गाय का दोहन करने वाली, ठीक है, गाय का दोहन करने वाली, ठीक है। पूरा पाषाण में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण की बात करें तो उस टाइम जब स्टार्टिंग पीरियड था हम लोगों का, मतलब उस टाइम क्या कहा जाता है, एक तरह से आदि मानव ही थे, ठीक है, पूरा पाषाण में। तो उस टाइम क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, अपना पेट भरना, दूसरा कोई काम नहीं था। इसलिए कि उस टाइम हमारे पास उतना डेवलप दिमाग ही नहीं था, मतलब मेंटेलिटी उतनी नहीं थी कि हम लोग कुछ और कर सके। धीरे धीरे जैसे जैसे मेंटेलिटी मतलब हम लोगों के दिमाग का विकास होता गया, वैसे वैसे परिवर्तन आते गया। तो पूरा पाषाण में क्या था? मेनली शिकार करना, ठीक है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। समंग युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ठीक है। तो समंग युग में तमिलों का लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन, ठीक है। वहां पे हमारे यहाँ विष्णु भगवान को कहा जाता है और तमिल में मुरुगन कहा जाता है, ठीक है। तो मुरुगन वहाँ के सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन, ठीक है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार पहले तो पूरा पाषाण में ही हुआ, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, शिकार करता था लोग, कच्चे आदि मानव कच्चे ही खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो बेसिक डिटेल में बताऊंगा कि उसका कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं, उतना टाइम नहीं है, कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पूरा पाषाण में, पूरा पाषाण काल युग में या काल में कहिए, ठीक है।
आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पूरा पाषाण युग में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। ठीक है, पहिए के आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार पूरा पाषाण से आगे बढ़ गया। उस टाइम दिमाग चेंज हुआ, आदि मानव लोगों का मतलब विकसित हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो वो कौन पीरियड था? नवपाषाण युग। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो गुजरात को जीतने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और उस गुजरात को जीतकर उसको क्या किया? दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया। ठीक है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता जानते हैं लोग, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए। ठीक है, तो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो बहुत बहुत बड़े गायकार थे। ठीक है, गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है कव्वाली शैली की। ठीक है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली की। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सूरकोटदा में। ठीक है, सूरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सूरकोटदा में। ठीक है, अब देखते हैं कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। ठीक है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार है, व्यापार था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। ठीक है, अकबरनामा, देखिए यहाँ से तीन चीजें मिल रही है कि अकबरनामा, दो चीजें मिल रही है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने। ठीक है, और क्या चीज कि उसको मारा किसने था? अब्दुल फजल को, तो वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी का जब खुदाई हुआ तो उसमें साक्ष्य मिला है कि ईंटों के घर बने हुए थे, पक्के के घरों के, तो ईंट मिले हैं वहां से। ठीक है, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? ठीक है, देखिए जहांगीर जो था, बागी शहजादे खुसरो को अपने यहाँ आश्रय देने के लिए किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो अर्जुन गुरुदेव को। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को, सॉरी। ठीक है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास के फसल में सबसे आगे थे। कौन? हड़प्पा के लोग। सभ्यता के लोग अलग वह है, अभी उस का चलेगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी हड़प्पा की बातें हो रही है तो हड़प्पा के बारे में जानिए लो।
कि हड़प्पा के लोग किस फसल में सबसे आगे थे, तो कपास के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ठीक है, पांड्यों का उल्लेख, ठीक है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। उसके पहले मुद्रा का कोई लेन देन नहीं होता था। ठीक है, कभी नहीं बना था। ठीक है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? जो व्यास नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, विपाशा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मगध। ठीक है, 6ठी सदी का बात हो रहा है। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राजधानी, सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदन ने। ठीक है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ मेनली हम लोग जानते हैं जो किसान मतलब बेहतर है, धनी किसान को ही कहा जाता है गृहपति। ठीक है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। ठीक है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। ठीक है, महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं और आज से मैं वीडियो नहीं डालूंगा। होली को लेकर आप लोगों को छुट्टी रहेगी और फिर कंटिन्यू 21 तारीख से चालू होगा। ठीक है, सुचारू रूप से। तब तक के लिए और आप लोगों को ढेर सारी होली की बधाई और बहुत अच्छे से होली के रंगों में रंगिए और अच्छे से मनाइए। लेकिन अपने सेहत का ख्याल भी रखिएगा, कुछ ज़्यादा होली मत खेलिएगा कि ताकि आपका ज़्यादा ही एग्ज़ाम भी आने वाला है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को बचाते हुए अच्छे से इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए आप लोग, ताकि और मुझे मज़ा आए बेहतर से बेहतर सर्विस देने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।